Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, जिसमें आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा और बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा काफ़ी डिटेल में विद एक्सपेरिमेंट्स। अब भी हम लोग सिर्फ उसका क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे। हुआ क्या था कि लेट 19th सेंचुरी में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्या है। ये ग्लास की एक ट्यूब होती है जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एयर प्रेशर है वो अपनी मर्जी का रख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स उसके साथ फिट होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स भी उस पर अप्लाई करके एटम से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में ही किए गए थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ये सब के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में ही डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो एटम से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में किए गए थे। तो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो डाल्टन्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया था। ठीक है, क्या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स ने मॉडिफाइड द डाल्टोनियन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको मॉडिफाई कर दिया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जो सबसे बेहतरीन किस्म का एटॉमिक मॉडल पेश किया गया था वो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल माना जाता है। ठीक है, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एटम के पिक्चर को क्लैरिफाई करता था। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करता था? नंबर 1, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटॉमिक मॉडल का पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसने हाइड्रोजन एटम का रेडियस कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट की थी किसी भी शेल में ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था बोहर्स का वो था, बोहर्स देता है कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का मतलब क्या? एनर्जी लेवल्स शेल्स को बोलते हैं। ठीक है, शेल का कंसेप्ट बोहर ने दिया था। और क्वांटाइज्ड शेल का मतलब क्या है कि हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है। ठीक, तो गिव द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स को इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसने कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉनिक शेल्स विद फिक्स्ड एनर्जी। फिर एक और चीज़ जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है वो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करता है। लेकिन फिर क्या हुआ ये कि जब हम लोग उसी एमिशन स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्टडी करते हैं तो वो जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट होती हमें नज़र आती थी अंडर द हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब हम लोग एटम को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे तो जो वो फाइन लाइंस स्प्लिट हो रही थी वो फर्दर स्प्लिट हो जाती थी। वो फर्दर स्प्लिट होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो स्प्लिट हो जाती थी और मैग्नेटिक फील्ड में भी वो फर्दर स्प्लिट हो जाती थी। इन इफेक्ट्स को हम लोग स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। जब वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट हो रही थी तो हमने बोला कि वो स्टार्क इफेक्ट है, और जब वही फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से तो हम उसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलते थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि बोहर्स मॉडल नहीं पेश कर सका था। क्या क्या था?
बट बोस मॉडल कुडंट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, स्प्लिटिंग ऑफ द फाइन लाइन स्पेक्ट्रम लाइंस इन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नंबर 2, फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्टार्क इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। और इन मैग्नेटिक फील्ड में भी वो क्या होती थी, फाइन लाइंस फर्दर स्प्लिट हो जाती थी, यानी कि जीमैन इफेक्ट को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। फिर क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम्स की वजह से इसके बाद एटॉमिक मॉडल जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी वजह से क्या हुआ, शेल्स के अंदर सब शेल्स, फिर SPDF, ठीक है, ऑर्बिटल्स, और फिर मैग्नेटिक नंबर्स, और फर्दर वो कंसेप्ट्स ओरिजिनेट हुए थे जो कि अनसर्टेनिटी हेजनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन करता है, जिससे एटम का स्ट्रक्चर मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने जब एक्सप्लेन किया कि एटम के अंदर शेल्स भी होते हैं, फिर सब शेल्स भी होते हैं, ठीक है, फिर SPDF, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि वो जो सारे क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट आया था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, उसकी बेस पे हमें क्या पता चला, एटम का स्ट्रक्चर मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और फिर ये भी पता चला कि इनके अलावा और भी बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इनको फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जा सकता है। इसके बारे में ब्रीफ हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनका मैस क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या था, रिलेटिव मैस क्या था और रिलेटिव चार्ज क्या था। मैस इन किलोग्राम, प्रोटॉन का जो मैस था वो 1.672 ×10⁻27 है, न्यूट्रॉन का उसके बहुत करीब है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का मैस इंतहाई कम है, सबसे हल्का पार्टिकल मैस के लिहाज से इलेक्ट्रॉन है, 9.109 × 10⁻31 इसका मैस था। चार्ज की तरफ आ जाए तो प्रोटॉन का चार्ज इन कूलम कितना था, 1.602 ×10⁻19, ठीक, ये हमारे पास प्रोटॉन है तो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की तरफ आए तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल, जीरो चार्ज। इलेक्ट्रॉन की तरफ आए तो उस पर -1.602 ×10⁻19 कूलम चार्ज मौजूद होता है। रिलेटिव मैस की बात करें तो 1 मैस इलेक्ट्रॉन का होता है, 1 न्यूट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन इंतहाई हल्का है, कि देखें यहाँ पर भी मैस इसका -31 में है पावर, तो ये 1/1836 टाइम्स, मतलब कि हमारे पास बहुत लाइटर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। अब हम लोग मूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अंडरस्टूड है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की जानिब जाएगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानिब जाएगा,
पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब जाएगा, और न्यूट्रॉन पे क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता इसलिए वो स्ट्रेट मूव करेगा। यहाँ पर हम लोग देखने लगे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही वेलोसिटी से जब हम रिलीज करेंगे तो वो किस जानिब मूव करेंगे। पहली बात, प्रोटॉन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो सिंपली नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है लिहाजा वो स्ट्रेट मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है लिहाजा वो पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हल्का कर्व ले रहा है प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन का कर्व बहुत ज्यादा है। ये जो चेंज इन कर्व है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेम वेलोसिटी से रिलीज करते हैं, फ्री करते हैं, तो वेलोसिटी का असर आता है, वेलोसिटी पर असर आता है, यानी कि उसके कर्व पर असर आएगा। ट्रैजेक्टरी जो उसका प्रोजेक्टाइल का जो वे बनेगा उस पे मैस के फर्क होने की वजह से कर्व मुख्तलिफ बनता है। इलेक्ट्रॉन का कर्व बहुत ज्यादा बनता है, उसकी वजह है कि इलेक्ट्रॉन का मैस इंतहाई कम है, स्मॉलर और लाइटर होता है इन मैस। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का कर्व जल्दी बनता है, तेज ज्यादा बनता है, जबकि प्रोटॉन का मैस ज्यादा होता है इसलिए उसका ट्रैजेक्टरी जो पाथ है वो डिफरेंट होगा, उसका कर्व डिफरेंट होगा। जबकि जो न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, सीधा ट्रैवल करेगा, उसमें कोई कर्व नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन मौजूद होंगे उसको हम उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे और इसको Z से डिनोट किया जाता है। याद रखने की बात यह है कि एटम एक न्यूट्रल एंटिटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो कहीं कहीं पर हम लोग डेफिनेशन ये भी पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में से किसी को भी काउंट कर लें तो वो उस एटम का एटॉमिक नंबर बनता है, ठीक है ना। तो लेकिन बेहतर यही है कि हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही काउंट करें। वजह उसकी ये है कि जब केटाइंस या एनाइंस यानी कि आयंस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम या ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से प्रोटॉन के थ्रू डेफिनेशन करना यानी कि तो बेहतर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर को हम Z से भी डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, ये बात आपने याद रखनी है, लेकिन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। नाउ कम टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का दूसरा नाम न्यूक्लियॉन्स भी होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या है हमारे पास? वो तमाम पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इट्स मीन के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि एटॉमिक मास यानी कि ए इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पर पी जो है वो प्रोटॉन नंबर को जाहिर कर रहा है प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद जो भी पार्टिकल है उनका टोटल नंबर जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। कुछ बुक्स में हम लोग ये प्रोटॉन नंबर को क्योंकि Z भी कहते हैं तो Z प्लस NB लिखा हुआ मिलता है। इन द केस ऑफ एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर मालूम करना है तो वो इजी टास्क है। वो क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। इन केस ऑफ केटाइन, अगर हमें किसी केटाइन क्या होता है? पॉजिटिव आयन को केटाइन बोलते हैं। और पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकल जाए तो केटाइन बनता है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज इस टाइम लिखा हुआ था, मतलब ये मैग्नीशियम केटाइन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। ये एल्यूमिनियम +3 है, ये एक केटाइन है, एल्यूमिनियम केटाइन है, इसके ऊपर +3 चार्ज ये शो कर रहा है कि इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हुए हैं। अब हम लोगों ने अगर
केटाइंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं तो उसका बहुत आसान सा तरीका होगा कि ये जो ऊपर चार्ज शो हो रहा होता है ये दिखाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो हम एटॉमिक नंबर में से इस चार्ज को निकाल देंगे, यानी कि ये एक मैग्नीट्यूड लिखा हुआ ना 2, 3 या 4 जितने इलेक्ट्रॉन भी निकले हैं तो उसको निकाल देंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इन केटायन हमने फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे चार्ज नंबर, उस केटायन के ऊपर जो चार्ज होगा उसके नंबर को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम के अंदर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। इसमें से माइनस कर देंगे 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं मैग्नीशियम के अंदर। अगर मैंने एल्यूमिनियम के अंदर निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम केटायन तो देखें एल्यूमिनियम का होता है 13, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, या चार्ज नंबर कितना है 3, तो इसमें से -3 कर देंगे तो 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। सिमिलरली अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनाइंस में निकालने हैं, एनाइन नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन कब बनता है जब उसके अंदर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है। तो क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, लेट्स सपोज मैंने सल्फर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं इन S-2 सल्फाइड आयन बोलेंगे, ये सल्फाइड आयन है। तो इसमें से सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि एनाइन कब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो इसमें ऐड किए कितना मैग्नीट्यूड शो हो रहा है चार्ज का 2, तो +2 कर दिया, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं सल्फाइड आयन में। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग एनाइंस और केटाइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सल्फाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना, ये 2.1 कंसेप्ट असेसमेंट थी हमारे पास जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट असेसमेंट 2.2 की जानिब मूव करते हैं। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.